हेलो डियर लर्नर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जैसा कि आप सभी को पता है, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इस स्ट्रक्चर में 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच रहते हैं। आपकी इस पूरी की पूरी वीडियो में आप ये समझेंगे कि एटीपी की सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर कैसे होती है। देखिए, एटीपी की फॉर्मेशन होती है आपका एडीपी से। एडीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के एडिशन के थ्रू आपका इसका फॉस्फोराइलेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एटीपी में कन्वर्जन एक अनफेवरेबल प्रोसेस है। अनफेवरेबल प्रोसेसेस में हमें एनर्जी का इनपुट रिक्वायर्ड होता है। वहीं अगर आप देखें एटीपी से एडीपी का कन्वर्जन, जब एटीपी अपने आप को हाइड्रोलाइज करता है, यानी कि एटीपी में प्रेजेंट आपका जो फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है, जब वो वाटर के इन्वॉल्वमेंट से ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन होने से आपका एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एटीपी से एडीपी का बनना एक फेवरेबल रिएक्शन है। अब क्या होता है, जब भी हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये एक साइक्लिक रिएक्शन है जिसमें एडीपी का फॉस्फोराइलेशन होता है, एटीपी बनता है, और एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तो एडीपी बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं जिनमें इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है, इसको समझते हैं। इन सारी रिक्वायरमेंट के लिए रिएक्शंस जो चलती हैं वो है कपलिंग रिएक्शन। नंबर ऑफ कपलिंग रिएक्शंस बॉडी के अंदर होती हैं जो इवेंचुअली आपका बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में रिक्वायर्ड एनर्जी की सप्लाई को पूरा करती हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखेंगे हम, ये हमारी एक सेल मेम्ब्रेन है। दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल हमारी जो मेम्ब्रेन होती है ये वो है। ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका जो इनर स्पेस होता है, ठीक है, और ये है आपका मैट्रिक्स, और नीचे है आपका इंटरमीडिएट स्पेस। अब क्या होता है, देखिए, अगर हम बात करें इस कन्वर्जन की जिसमें एटीपी आपका एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, इस पूरी की पूरी रिएक्शन में आपका मदद करता है आपका एक एंजाइम जिसका नाम है एटीपी सिंथेटेज। ये देख सकते हैं आप, ये है आपका एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ये भी एक प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स है जिसे आप कह सकते हैं F0 एटीपी सिंथेटेज एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स की मदद से ही आपका एडीपी का एटीपी में कन्वर्जन हो पाता है। कैसे होता है, देखिए, सबसे पहले आपका जो एडीपी है उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़कर अपने आप को फॉस्फोराइलेट करना होता है। वो फॉस्फोराइलेशन के लिए क्या चाहिए होती है, हमें पता है ये कैसी रिएक्शन है, ये आपका एक अनफेवरेबल रिएक्शन है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था एडीपी का एटीपी में कन्वर्जन कैसा है, अनफेवरेबल, यानी कि अनफेवरेबल रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, इस रिएक्शन के लिए एनर्जी आती है प्रोटॉन ग्रेडियंट से। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, देखेंगे आप, आपकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसके इस तरफ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हायर होता है और आपका मैट्रिक्स की तरफ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लोअर होता है। तो एक कंसंट्रेशन डिफरेंस जनरेट हुआ। ये कंसंट्रेशन डिफरेंस आपका एक मोटिव फोर्स की तरह काम करता है जिसे हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी कहते हैं। इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की मदद से आपका ये कॉम्प्लेक्स जो है एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स, ये आपका स्पिन करता है। इसके स्पिन होने की वजह से एडीपी का एटीपी में कन्वर्जन जो है वो अलाउ होने लगता है। जो भी एनर्जी इसको चाहिए थी होने के लिए वो आपके इस एंजाइम के स्पिन होने से मिलनी शुरू हो जाती है, तो आपका एडीपी से एटीपी में कन्वर्जन हो जाता है। नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन जनरेट्स। क्यों आपके मेम्ब्रेन के इंटरमीडिएट स्पेस में हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है और आपका मैट्रिक्स में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली आपका एक एंजाइम, एक कॉम्प्लेक्स का एक सीरीज है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करके एक चेन सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है, आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को अपने इस ईटीसी के अंदर भेजते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपका वन कॉम्प्लेक्स से गुजरते हुए दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाता है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो है आपका ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो है आपका NADH। जिस दौरान इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आपका ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स में आता है तो प्रोटॉन जो है, 4 प्रोटॉन जो है वो आपके इनर साइड से निकलकर आपके कहाँ आने लग जाते हैं, स्पेस में आने लग जाते हैं, यानी कि नीचे की तरफ आपका प्रोटॉन्स जो है वो पंप आउट होते हैं। तो एज अ रिजल्टेंट प्रोटॉन की कंसंट्रेशन आपके इस साइड में ज़्यादा हो जाती है
और ऊपर कमी रह जाती है, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है जो कि आपका इस रिएक्शन के साथ कपल करके इस कन्वर्जन को मदद करता है। अब साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनर जो कि NADH है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है। NADH इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करता है। इसके पास ये कहाँ से बनता है? NADH की फॉर्मेशन होती है आपका ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस से। जब आपका ग्लूकोज जो भी आपने डाइट में लिया है जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या करता है, वो आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू आपका NADH बनाता है। और NADH क्या करता है, NADH आपका अपने में से NADH पॉजिटिव में कन्वर्जन करता है और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर आप देखेंगे तो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है, देखिएगा। ग्लूकोज ने ग्लाइकोलिसिस करके पायरुविक एसिड और CO2 निकाला, उस दौरान आपका NADH बना NAD पॉजिटिव से। तो वो NADH क्या करता है, वो NADH आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आपका कपल कर जाता है आपके हाई प्रोटॉन और लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ। तो ये वाली रिएक्शन कपल करती है इस रिएक्शन के साथ, और फिर प्रोटॉन पंप जो है आपका, जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, वो आपका कपल करता है इस रिएक्शन के साथ जिसमें ADP से ATP में कन्वर्जन रिक्वायर्ड था। तो दिस रिएक्शन विल कपल विद दिस रिएक्शन। सो यहाँ पे आपके कपलिंग नंबर देखेंगे आप, यहाँ पर एक कपलिंग यहाँ पर हो रही है, एक कपलिंग यहाँ पर हो रही है और एक कपलिंग यहाँ पर हो रही है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शंस एक दूसरे के साथ कपल कर रही हैं। इस रिएक्शन के पास जो एनर्जी थी उसने इसके साथ कपल करके इस रिएक्शन को पावर दी, इस रिएक्शन ने आपका इस रिएक्शन के साथ कपल करके इसको पावर दिया, और दिस रिएक्शन हैज़ कपल्ड विद दिस रिएक्शन टू गिव पावर टू दिस। और अल्टीमेटली जो ये ATP के पास एनर्जी आई, इस ATP ने अपने आप को क्या किया, इस ATP ने अपने आप को हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से गुजार कर एनर्जी का रिलीज़ किया। और वो एनर्जी कहाँ इस्तेमाल में आई, वो एनर्जी इस्तेमाल में आई आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। सो अगर हम देखें एनर्जी की, अगर हम वैल्यू एक्चुअली में चेक करें तो NADH जो है वो रिलीज़ होने पर 208 जूल के आसपास एनर्जी देता है। ATP जो है आपका वो 21.9 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ करता है। ADP 14.6 एंड 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज्ड बाय AMP। इसको अगर आपको ये वाला डेटा याद नहीं भी होता है तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि हमारा जो एक फॉस्फेट है, ठीक है, वो देता है आपको 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में एक फॉस्फेट है तो AMP के थ्रू एनर्जी रिलीज़ कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप देखेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, तो डाइफॉस्फेट के लिए क्या करेंगे आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो वो आ जाएगा 14 के आसपास। फिर आपको निकालना है ATP के लिए, तो ATP में तो 3 फॉस्फेट होते हैं, ईच फॉस्फेट्स रिलीज है 7.3 किलो कैलोरी। सो 3 फॉस्फेट विल रिलीज मल्टीप्लाई विद 3, ठीक है। आप इस एक यूनिट की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 21.9 किलो कैलोरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लास्ट में यही आ रहा होगा। तो ATP देता है आपको 21.9 किलो कैलोरी एनर्जी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ बेसिक ऑफ एनर्जेटिक्स और यू कैन से द सिंथेसिस ऑफ ATP। तो हमको क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि ATP जो है वो आपका इट इज़ बेसिकली द मॉलिक्यूल ऑफ करेंसी ऑफ एनर्जी। ये हमारी बॉडी के अंदर इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट रहता है और अपने में से एनर्जी रिलीज़ करने का काम करता है। इससे एनर्जी कैसे निकलती है, इसके पास जो 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं ये एक दूसरे से फॉस्फोएनहाइड्रेट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं जिनके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है। अगर किसी तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए तो वो अपने में से एनर्जी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। ये बात हमें समझ में आती है। ये रिएक्शन तो फेवरेबल होती है, यानी कि आपका ATP से एनर्जी का निकलना तो फेवरेबल है, लेकिन ADP से पहले ATP बनना जरूरी है ताकि ATP फिर अपने में से एनर्जी रिलीज़ करे। तो ADP कैसे ATP से रिएक्शन से फॉर्मेशन करता है, इसके लिए आपका कपलिंग रिएक्शंस इन्वॉल्व रहती हैं। नंबर ऑफ कपलिंग रिएक्शंस थी जिसमें हमने ये देखा, दीज आर द डिफरेंट कपलिंग रिएक्शंस 1 2 3। आपस में ये रिएक्शन आपस में कपल कर रही हैं और आपका ATP को एनर्जी रिलीज़ करने के लिए ड्राइव कर रही हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ATP सिंथेसिस। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।